नमस्कार दोस्तों। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसको अब 1 महीना होने जा रहा है। 27 सितंबर की सुबह ये युद्ध शुरू हुआ था और अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की माने तो अब तक दोनों तरफ के करीब 5,000 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। युद्ध रुकने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। बहुत सारे देश हैं, अमेरिका समेत, रूस समेत, यहाँ तक के यूरोपियन कंट्रीज भी और भारत भी ये चाहता है कि ये वहां पर शांति कायम हो और युद्ध रुके। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना में अपने 37 वर्ष राष्ट्रभक्ति में देने वाले और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ मेजर जनरल A.K. सिवाच, अश्वनी कुमार सिवाच जुड़े हुए हैं। आइए उनके साथ जुड़ते हैं और इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करते हैं। सिवाच साहब, आपका स्वागत है। सिवाच साहब, ये जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसकी मूल वजह क्या है? अगर हमारे दर्शकों को आप सामान्य भाषा में बताएं कि इन दोनों देशों के बीच में किन इश्यूज को लेकर के युद्ध छिड़ा हुआ है, और इससे पहले भी 90 के दशक में भी इनके बीच युद्ध चला था, कई साल तक चला था, जिसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे और 10 लाख के आसपास लोगों ने पलायन भी किया था। देखो, ये समझना पड़ेगा चौधरी साहब, ये क्या है कि 1991 से पहले यूएसएसआर था, उसके अंदर अजरबैजान भी था और आर्मेनिया में था। अजरबैजान के अंदर जो है शिया पॉपुलेशन है और आर्मेनिया के अंदर है क्रिश्चियंस। और हुआ क्या कि जो अजरबैजान का इलाका है नॉर्गन कोरबॉक, वो है तो अजरबैजान में, मगर वो आर्मेनिया से डोमिनेटेड है, उसमें क्रिश्चियन ज्यादा है। तो ये लड़ाई बहुत चली हुई है 1900 करीब 20 की सेंचुरी से पहले, और ये इलाका जो है हरदम अजरबैजान अपने मानता रहा है, मगर ये आर्मेनिया का इसके ऊपर कंट्रोल रहा, क्योंकि इसमें जो है आर्मेनिया की पॉपुलेशन के ज्यादा, जो क्रिश्चियन ज्यादा 92%। और ये लड़ाई फिर हुई थी एक 1988 में, और वो 6 साल चली थी। और उसके बाद ये 1994 में एक प्रकार से सीज फायर हुआ था, और उस टाइम भी ये लड़ाई का कोई मूल समाधान नहीं निकला था, क्योंकि यूं तो पूरा वर्ल्ड इसको मानता है नॉर्गोन कोरबॉक आर्मेनिया का हिस्सा है, मगर इसको आर्मेनिया के लोग रहते हैं, आर्मेनिया अपने कंट्रोल में रखता है, और वो कहीं ना कहीं इसको बताता है कि जो नॉर्गोन कोरबॉक एक ऑटोनोमस रीजन है। तो ये लड़ाई जो है, ये बात वहां तक संभली नहीं। यूं तो सीज फायर हुआ, मगर इसका कोई समाधान नहीं निकला। और आज की तारीख में हुआ क्या है, अजरबैजान में जो ये इलाका है नॉर्गन कोरबॉक का, इसको लोग इंटरनेशनली मानते हैं, मगर कंट्रोल इसका है नहीं, कंट्रोल आर्मेनिया का, क्योंकि 92% क्रिश्चियन है और इसके ऊपर तो ये मतभेद है, और इसके कारण बार बार लड़ाई होती जा रही है। 1994 में सीज फायर हुआ था, मगर फिर बीच में भी आपस में झगड़ा होता रहा, मगर अब जो है वो एकदम बहुत बुरी तरह फैल गया 27 सितंबर के बाद, और दोनों तरफ से बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें कुछ दूसरे देशों की जो दखल है, जैसे तुर्की खुल करके अजरबैजान के साथ आ गया है, ईरान अजरबैजान के साथ है, पाकिस्तान अजरबैजान के साथ है। आर्मीनिया की बात करें तो वहाँ रूसी सैन्य अड्डा है, और इसके बावजूद के जो बड़ी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका है, आपका नेटो है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो तटस्थ है। भारत भी तटस्थ है, किसी के साथ नहीं है। हालांकि भारत के आर्मीनिया के साथ ज्यादा गहरे रिश्ते हैं, आर्मीनिया के राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ 3 बार आ चुके हैं, पर भारत ये चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो और वहां शांति की स्थापना हो। इसके बावजूद क्या ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, कुछ दूसरे देश इस आग को भड़काए रखना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इनके
समर्थन देने से, गुपचुप सैन्य सहायता देने की वजह से ये स्थितियां ज्यादा बिगड़ रही हैं वहां पर। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। देखो इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं ये बड़ा भयानक रूप ले चुकी है लड़ाई अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। अजरबैजान के साथ जो खड़ा है तुर्की एक है, वो कहते हैं एलिफेंट इन द रूफ, जो सबसे प्रॉब्लम की जड़ है। और तुर्की जो है खुल के आ गया है अजरबैजान के साथ, और वो कहीं ना कहीं एक प्रकार मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन लड़ाई का रंग दे रहा है। और उसके कारण क्या है, तुर्की आने से तुर्की ने अपने हथियार भी दिए हैं, तुर्की ने अपने ड्रोन्स दिए हैं, तुर्की ने अपने रॉकेट्स दिए हैं अजरबैजान को। उसका तुर्की ने कुछ एक मिलिटेंट्स भी भेजे हैं, ये आपके जो सीरिया रिबेलियन आर्मी के हैं, आर्मी के रेबल्स, उनको भी भेजा है। इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकवादी हैं और कुछ अलकायदा के भी हैं, और ऐसा सुनने में आया है पाकिस्तान से भी कुछ आतंकवादी वहां गए हैं। तो तुर्की बिल्कुल खुद के अजरबैजान के साथ आ गया है, और उसके कारण ये युद्ध एक प्रकार से बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मगर इस युद्ध के अंदर कुछ एक बड़ी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि काफी सरप्राइजिंग है। जैसे कि जो इजराइल है वो जो है आज की तारीख में आपके साथ अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है, और अजरबैजान को वो बहुत वेपन देता है, और उसने भी बहुत बड़े ड्रोन दिए हैं जिसका इस्तेमाल अजरबैजान ने आर्मेनिया के अगेंस्ट किया है। और जो आर्मेनिया है वो एक प्रकार से उसके साथ कोई ज्यादा देश नहीं आए हैं, और उसको साथ एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो हिस्सा है, और जिसका हिस्सा रशिया भी है। और रशिया की मिलिट्री जो बेसिस है आर्मेनिया में, उसके तहत उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर इतना खुल के रूस उसके ऊपर नहीं आया। ईरान किसी हद तक, यूं तो शिया है ईरान में भी और शिया है अजरबैजान में, मगर ईरान जो है आर्मेनिया की हेल्प कर रहा है। और कुछ यजदी ट्राइब के लोग हैं वो भी आर्मेनिया को युद्ध में हिस्सा लेने गए हैं। तो ईरान जो है आर्मेनिया के साथ है, और जो इजराइल है वो अजरबैजान के साथ है, और तुर्की खुल के आ गया अजरबैजान के साथ, उसको हथियार भी दे रहा है, और उसके साथ उसने जो टेररिस्ट ग्रुप और मिलिटेंट ग्रुप भेजे हैं, जो सीरियन आर्मी रेबल्स हैं, और कहीं पाकिस्तान भी बड़ा खुल के आ गया है। मगर कोई इस युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि इसको युद्ध अगर ज्यादा होता है तो ये पूरे संसार के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक महीने में कम से कम 5,000 जो हैं सिविलियंस और फौजी मारे गए हैं, उसके बाद बहुत भारी नुकसान हुआ है। और इसका इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि क्यों नुकसान हो सकता है यहाँ, ये ऑयल और गैस के अंदर बहुत रिच इलाका है अजरबैजान का, और इस इलाके के अंदर जो है ये नारगोन कारबाख से पाइपलाइन जाती है ऑयल और गैस की यूरोप के अंदर। अगर लड़ाई ज्यादा हो जाती है, और तो ये भी चांसेस हैं कि ये गैस और ऑयल की पाइप जो है एक प्रकार से डैमेज हो जाए और बहुत नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि यूं तो कोई नहीं चाहता युद्ध, मगर हथियार जो हैं दोनों के इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस प्रकार से रूस एक प्रकार से आर्मेनिया के साथ है, क्योंकि उसके मिलिट्री बेसिस भी हैं, और वो जो कोऑपरेशन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मगर वो हथियार अजरबैजान को भी बेचता रहा है, और वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल का काम कर रहा है। वो भी चाहता है कि लड़ाई ज्यादा ना फैले, क्योंकि लड़ाई अगर ज्यादा फैलती है तो ये तीसरे युद्ध की तरफ तो नहीं कहेंगे, मगर क्योंकि छोटे दो देश हैं, मगर नुकसान बहुत हो सकता है भारी। और क्योंकि ये एक प्रकार से रिच है ऑयल और गैस में, इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में। तो एक प्रकार से जो रूस है यूं तो आर्मेनिया के साथ खड़ा है, मगर उसने कोशिश की है किसी तरीके से आपस में बातचीत हो, और 2 बार उसने ट्रूस कराई है, आपस में मेल मिलाप करके सीज फायर हुआ है, जो रूस ने एक प्रकार लड़ करके। मगर वो सीज फायर करने के होने के बाद थोड़े दिन में टूट गया है, क्योंकि दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। जब तक इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये सीज फायर होल्ड नहीं करता। अब जो एक और पार्टी इस्तेमाल कर रही है उसको कहते हैं मिन्स्क ग्रुप, जो कि एक कोऑपरेटिव है सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की, उसका मिन्स्क ग्रुप है, जिसके अंदर आपका अमेरिका भी है, रूस भी है और फ्रांस भी है। वो भी एक प्रकार से पहल ले रहा है कि किसी प्रकार से आपस में समझौता हो, सीज फायर हो, मगर वो भी इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। और अभी लास्ट में
जो अमेरिका ने भी एक मध्यस्थता की कोशिश की है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है इसने यूएस में, और जो माइक पॉम्पियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आर्मेनिया के भी और अजरबैजान से, दोनों से अलग अलग बात की है और एक प्रकार से प्रस्ताव और प्रभाव डालने की कोशिश की है कि लड़ाई जो है किसी मत का हल नहीं है, समझौता हो, पीस हो। मगर अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में एक प्रकार से ये कहोगे कि विश्वास है, डिस्ट्रस्ट है, और एक प्रकार से दोनों ही एक दूसरे पे जो है रॉकेट का फायर, मिसाइल और बहुत बड़ा नुकसान एक दूसरे के ऊपर करें, और दोनों क्लेम कर रहे हैं कि दूसरा देश ज्यादा जो है फायर कर रहा है। तो मेरा मतलब यह सिचुएशन फ्लूइड है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान है, और इसलिए जो कंट्रीज हैं अमेरिका, रूस और मिन्स्क ग्रुप, वो चाहती है कि कहीं ना कहीं इस बात का कोई हल निकले। जैसा आपने कहा है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, कई ऐसे देश हैं जो शांति के पक्षधर हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो। लेकिन इधर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का एक बयान मैंने देखा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी भी तरीके से किसी भी तरफ से कोई गोला बारूद आकर के गिरा, या हमारे जो गांव हैं, हमारे जो शहर हैं, उनको किसी तरह का नुकसान हुआ, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। उधर टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का आप जानते ही हैं कि क्या रुख है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा है कि हम अजरबैजान के लिए कुछ भी करेंगे, और सूचना ये भी मिल रही है कि 6 अक्टूबर को इनके विदेश मंत्री गए थे और अजरबैजान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हुई है। सूचना ये भी आ रही है कि F-16 इन्होंने भेजे हैं अजरबैजान की मदद के लिए। तो ऐसे में जबकि रूस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि रूस और टर्की के संबंध किस तरह के हैं, लेकिन अगर रूस चाहे, गंभीरता से चाहे, तो एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है इस पूरे प्रकरण में। बिल्कुल ठीक बोला आपने। मेरे को लगता है रूस इसकी कोशिश भी कर रहा है, मगर जो तुर्की है वो एक प्रकार से नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। उसको 2-3 फायदे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हथियार भेजता है अजरबैजान को, और अजरबैजान गैस और ऑयल के लिए बड़ा रिच है, तो उसको कहीं ना कहीं उससे मिलता है। अगर लड़ाई रहती है तो उसको, तुर्की को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसके हथियार बिकते हैं और वो उसको एक प्रकार, अजरबैजान बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे आपने ईरान का बोला, क्योंकि ईरान अभी है खुल के आया है आर्मेनिया के साथ, और वो ये नहीं चाहता कि भाई उसके इलाके में ये जो लड़ाई है उसके इलाके में कहीं आए, तो वो उसको अपनी डर है कि मेरे इलाके में ये फैले ना, क्योंकि उसके अंदर भी एथनिक ग्रुप हैं जो कि आपके अजरबैजान से ताल्लुक रखते हैं। तो एक प्रकार से, और आर्मेनिया से भी उसके संबंध बहुत अच्छे हैं और वो आर्मेनिया की हेल्प करेगा। मगर जो बात की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तुर्की की, क्योंकि तुर्की 2-3 रीजन के कारण जो है अजरबैजान को हेल्प कर रहा है। एक तो वो बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, वो सऊदी अरेबिया को चैलेंज करना चाहता है, ये एक उसको अच्छा मौका है। उसके साथ पाकिस्तान भी मिल गया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अजरबैजान जो है वो एक बड़ी मार्केट है उसके लिए, हथियार के लिए, और वहां से जो गैस लेगा। और ये जो अभी पाकिस्तान है वो वही कर रहा है जो कि एर्डोगन कहेगा, वो भी एक प्रकार से मदद कर रहा है अजरबैजान की थ्रू टर्की। उसने भी कुछ आतंकवादी भेजे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज वो फाइनेंशियल के क्रंच में है और फाइनेंशियल क्राइसिस में है। उसको कोई भी ऑयल और गैस नहीं मिल रहा, और उसको सऊदी अरेबिया ने भी गैस और ऑयल देने से बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि हो सकता है अगर वो हेल्प करेगा टर्की के थ्रू, तो उसको कहीं ना कहीं ऑयल और गैस अजरबैजान से बहुत कम रेट में मिल सकता है। तो पाकिस्तान खुल के आया है टर्की के साथ मिलके अजरबैजान के साथ। तो बाकी कंट्रियां नहीं चाहती कि ये ज्यादा युद्ध हो, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अमेरिका, रूस नहीं चाहता कि ज्यादा लड़ाई फैले। उसको लगता है अगर लड़ाई ज्यादा फैलती है तो हो सकता है अमेरिका इसको इंटरफेयर करे और अमेरिका उसके नजदीक आ जाए। रूस नहीं चाहता अमेरिका को बहुत नजदीक अपने, इसलिए वो चाहता है कि कहीं समझौता हो।
यूं तो टर्की नेटो का हिस्सा है और आर्मेनिया भी बोल रहा है यूरोपियन यूनियन को कि भाई आप अजरबैजान को नेटो का हिस्सा है, आप इस पे प्रेशर डालो और एक प्रकार से सीज फायर कराओ, क्योंकि आर्मेनिया भी चाहता है। मगर ये तुर्की जो है ये एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है अपने रीजन के कारण, क्योंकि इस्लामिक एरिया में ये एक चैंपियन बनना चाहता है इस्लाम का, ये दिखाना चाहता है ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन। और दूसरी बात यह है इसके हथियार बिकते हैं और अजरबैजान से उसको गैस और ऑयल बड़े सस्ते दाम में मिलती है। पर शिवाज साहब थोड़ा ये भी समझाइए कि तुर्की के सीरिया के साथ भी, लीबिया के साथ भी, इजराइल के साथ भी, सऊदी अरबिया के साथ भी लगातार रिश्ते खराब हुए हैं। पूरे इलाके में टर्की जो है एक खलनायक की तरह खड़ा हुआ है और टर्की का जो एक पहले, बहुत सालों पहले एक रुतबा हुआ करता था, ऐसा लगता है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो येन केन प्रकारेण फिर से टर्की की जो एक दादागिरी है पूरे इलाके में वो कायम करना चाहते हैं। पर सवाल है कि किस कीमत पर। बिल्कुल ठीक बोला आपने। टर्की जो है एर्दोगन उसको आप डिजास्टर की तरफ ले रहा है। देखो उसने एक प्रकार से देखा कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी अरेबिया का बोलबाला है और यूएई मिलके ये, अब वो एक लीडर बन के आना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अगर आप देखो एक ये नेक्सस था टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का, तो एक प्रकार से वो चैलेंज कर रहा है जो लीडरशिप है सऊदी अरेबिया की। और दूसरा ये क्या है कि कहीं ना कहीं ये कुछ एक टाइम में एर्दोगन के टाइम में इसको भी एक ऐसा लगा है जैसे चीन की तरह ये भी ज्यादा हड़पना चाहता है। इसका ग्रीस के साथ भी रिलेशन खराब है और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से दादागिरी वाला काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी समय आ गया कि इसके अगेंस्ट कोई ना कोई काम होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे अभी तंग हो गया है। और मुझे लगता है कि टर्की जो कार्रवाई कर रहा है उसको अभी दूसरी देश चैलेंज करेंगे। ग्रीस के साथ आपने जिक्र किया, ग्रीस के साथ साथ फ्रांस के साथ भी इसके रिश्ते खराब है और चूंकि ये नेटो देशों का सदस्य है 1952 से ही, तो जो नेटो देशों के महासचिव हैं वो भी पिछले दिनों इस बात के लिए गए थे, समझाने की कोशिश की गई थी कि कम से कम जो नेटो देश हैं उनके बीच में किसी तरह के इस तरह के हित टकराव ना हो, इस तरह के मतभेद पैदा ना हो जिसके गलत संदेश जाएं। लेकिन इसका भी मुझे लगता है कि टर्की पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक है। आज की तारीख में टर्की मान नहीं रहा है। मुझे लगता है अगर प्रेशर पड़ेगा तो फिर इसके पास क्योंकि क्या हुआ कि काफी टाइम तक टर्की वो करता रहा जो कर रहा था और किसी ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। तो एक प्रकार से टर्की जो है एर्दोगन के नीचे वो करने लगा जो उसकी मनमानी आई। वो मनमानी का टाइम आ गया, अभी दूसरे देश इकट्ठे होके करेंगे। जैसे आपने बोला ये यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बनना चाहता था, मगर इसको यूरोपियन यूनियन में नहीं लिया गया और ये नेटो का ही हिस्सा है। और कहीं ना कहीं देखो इसने अभी S-400 खरीदे हैं यूएस से, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम भी ले लें और चीन ने भी ले लिया है। और अभी इसने अमेरिका ने उसको F-35 जो एयरक्राफ्ट है वो देने से मना कर दिया, क्योंकि देखो ये भी एक रिच है ऑयल वगैरह में और ये इसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी है टर्की की। और टर्की एक ऐसा देश था जो कि ऐसी इलाके में था कि कॉन्फ्लुएंस है एशिया का और आपका यूरोप का, तो इसका इसने अपना फायदा उठाया। पर मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि दूसरे देश इकट्ठे होंगे और अभी यूएस भी इससे खुश नहीं है और कहीं ना कहीं रूस भी इससे खुश नहीं है। तो अभी जो टर्की है इस पे कोई ना कोई लगाम दी जाएगी। मगर एक तो बात सच है कि अगर कोई नेगेटिव रोल खेल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में, वो फिर टर्की है। टर्की जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको आप एकदम काउ डाउन नहीं करोगे, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। क्योंकि टर्की अपने हथियार भी दे रहा है, टर्की अपने रेबल्स को भी भेज रहा है और अजरबैजान को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसके कारण पलटा जो है थोड़ा अजरबैजान की तरफ झुक गया है, तो वो लड़ाई बंद नहीं होगी। इसलिए कहीं ना कहीं तुर्की के ऊपर प्रेशर डालना ही पड़ेगा और वो प्रेशर डाल सकते हैं या तो मिन्स्क ग्रुप और या दोनों मिलके यूएसए और रूस मिलके इसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं।
शिवाज साहब, आर्मेनिया में भी भारत के करीब करीब 3,000 लोग हैं और 1,300 के आसपास अजरबैजान में भी हैं, जो इंजीनियरिंग में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, दूसरे जो वहाँ पर तेल से रिलेटेड जो संस्थान हैं उनमें भी काम करते हैं। जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये युद्ध चल रहा है, जो तनातनी चल रही है, भारत पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? देखो चौधरी साहब, इसमें बहुत बड़ा भारत पे प्रभाव पड़ सकता है। पहली बात तो भारत के संबंध दोनों अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से अच्छे हैं। किसी हद तक आर्मेनिया से ज्यादा अच्छे हैं। देखो, पाकिस्तान ने आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये भी बात समझनी पड़ेगी। और अगर जम्मू कभी भी कश्मीर की बात आई है तो अजरबैजान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रुख लिया है। मगर आर्मेनिया हरदम भारत के साथ खड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर भारत ने कभी नहीं सोचा कि अजरबैजान से भी रिश्ते खराब किए जाएं, क्योंकि भारत चाहता है दोनों से ही रिश्ते ठीक हों। पहले आर्मेनिया से रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं। हमने अभी जो स्वाति अपना वेपन लोकेटिंग रडार है, 40 मिलियन के 4 रडार के लिए हमने एक प्रकार कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है, जिसमें पोलैंड और रूस भी चाहते थे देना, मगर भारत को मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट। वो एक बड़ी अच्छी बात है। और आर्मेनिया के साथ भारत के वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और भारत चाहता है कि आर्मेनिया से व्यापार भी बहुत बड़ा है। और इसी प्रकार से अजरबैजान भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑयल और गैस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा चाबार से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जा रहा है, चाबार से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, और वो अजरबैजान से होते हुए फिर यूरोप और रशिया में जा रहा है। तो इसलिए वो उस जगह को देखते हुए कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है, अजरबैजान के थ्रू जाता है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चौधरी साहब कि हमारा जो ये चाबार से जो रास्ता है आपका अफगानिस्तान जाना और सेंट्रल एशियन स्टेट जाना, ये भारत के लिए व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई से ईरान, चाबार, और चाबार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट, और सेंट्रल एशियन स्टेट से यूरोप और आपके रूस तक जाने का, तो वहां पर अजरबैजान का रोल बड़ा है। तो भारत का कहीं ना कहीं ऑयल से भी संबंध में, ओएनजीसी का भी इनके साथ मेल मिलाप होकर एक्सप्लोरेशन की बातचीत चली है अजरबैजान का। तो भारत के रिलेशन बाय एंड लार्ज दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, चाहे वो आर्मेनिया है चाहे अजरबैजान है। और भारत नहीं चाहता कि ये युद्ध बढ़े, क्योंकि युद्ध बढ़ने से हमें फायदा नहीं है, और हम वैसे भी शांति प्रिय देश, हम चाहते हैं कोई जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकले। और तो ये भारत की तो यही रही है कि किसी तरीके से लड़ाई बंद हो, क्योंकि 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और ये युद्ध चिंगारी बन के कहीं बड़ा रूप ना धारण कर ले, इसकी एक प्रकार से आशंका हरदम बनी रहती है। शिवाज साहब, अगर दो मुद्दों पर अगर बात करें, एक तो ये कि अगर ये युद्ध फैला और क्षेत्रीय जितने भी आसपास के देश हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए, तब क्या स्थिति होगी? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये खत्म कैसे होगा, रास्ता क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं, अगर ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ये एक बड़ा भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि ये ऑयल है और गैस के में बहुत रिच है, और यहाँ से गैस पाइपलाइन जा रही है यूरोप में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई फैल सकती है। और कईयों का तो ये भी मानना है कहीं ये चिंगारी थर्ड वर्ल्ड का रूप तो नहीं लेगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर का। मैं सोचता हूँ ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि दो छोटे देश हैं, मगर आज जो चिंगारी है वो कल आग बन सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसलिए इसको समझना पड़ेगा, इस चीज को यहाँ कहीं ना कहीं रोका जाए। देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी तो ये तो मानना पड़ेगा ये नॉर्गोन कोराबॉक एरिया है, यूं तो अजरबैजान का इलाका माना जाता है, मगर ये आज तक ऑटोनोमस रहा है। और दूसरी बात ये है, इसमें आर्मेनिया के लोग रहते हैं, 92% क्रिश्चियंस हैं, तो अभी इसका अजरबैजान के साथ मिलना तो बड़ा मुश्किल है। मेरे को लगता है आपस में बैठ के बातचीत करके अजरबैजान और आर्मेनिया और मिन्स्क ग्रुप, स्पेशली रूस और यूएस का बड़ा रोल होगा, और कहीं गिव एंड टेक करके
कोई ना कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर इसको, क्योंकि 1994 में भी इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया, शायद सोचा कि टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, मगर बात बनी नहीं। और जिस प्रकार से ये भयानक रूप ले रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसको अभी कोई समझौता करना पड़ेगा। और ये समझौता दो बड़े देश ही करा सकते हैं, रूस और अमेरिका, और कहीं किसी हद तक फ्रांस मिलके बातचीत के जरिए पॉलिटिकल ही कोई सोल्यूशन निकलेगा, जिसमें गिव एंड टेक, कुछ आर्मेनिया को मिले, कुछ अजरबैजान को, ऐसा कोई सोल्यूशन निकले कि दोनों को विन विन सिचुएशन। पर ये टेंडेंसी कितनी खतरनाक है कि हर लड़ाई को ईसाई वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान, इस तरीके से कुछ देश जो है वो प्रज्वलित करते हैं, बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि ये जो अगर वर्ल्ड बट गया धर्मों के उसमें, तो एक बड़ा भयानक रूप ले सकता है। और यही मुझे लगता है कि तुर्की का कहीं ना कहीं इसीलिए ज्यादा नेगेटिव रोल है। वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियंस की लड़ाई दिखा रहा था। मगर इसमें मैंने बताया एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि अगर ऐसा है तो इजराइल जो है अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा होना चाहिए, और ईरान जो कि अजरबैजान के साथ होना चाहिए क्योंकि शिया है, वो आपका आर्मेनिया के साथ है। तो मुझे लगता नहीं कि ये इस्लाम वर्सेस जो आपका क्रिश्चियन है अभी, पर तुर्की चाहता है ये बने कहीं ना कहीं, और वो लीडर बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का। और अगर ये बनता था इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन, तो ये एक बड़ा भयानक रूप ले सकता है। और ये क्योंकि दो धर्मों की लड़ाई है, वो पूरे आपको वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बात फैलती है धर्म के नाम से, तो एक बड़ा भयानक रूप ले सकती है। और इसको जितना जल्दी सॉर्ट आउट करा जाए, तो ये पूरे देश की शांति के लिए और पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत डिटेल से समझाया कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो ये इस समय युद्ध चल रहा है, जिसके रुकने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं अगर समय रहते इसको नहीं रोका गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, मेजर जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद।